दोस्तों आज हम बात करेंगे वसीयत के बारे विल के बारे में। कुछ दिनों पहले सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट आया जिसका नाम है लीला एंड अदर्स वर्सेस मरगनंथम एंड अदर्स। इस केस में कुछ अहम चीज़ें बताई गई है जो विल के बारे में वसीयत के बारे में कही गई है। तो सबसे पहली बात ये कही गई कि जब भी कोई विल होगी कोई वसीयत होगी उसके लिए ज़रूरी नहीं अगर उसको एग्जीक्यूट किया गया हो, अगर उसको रजिस्टर किया गया हो, ये हम नहीं मान के चलेंगे कि ये जेन्युइन भी हो सकती है। एक विल को जेन्युइन होने के लिए, एक वसीयत को जेन्युइन होने के लिए क्या चीज़ें ज़रूरी है उस पर बात की गई है। इसमें कहा गया है जो सेक्शन 63 जो सक्सेशन एक्ट का है वो ये कहता है कि जब भी कोई विल हो, जब भी कोई टेस्टेजर जो वासी हो वो टेस्ट वसीयत करना चाहे, वो अपनी जो विल होगी उस पर उसका सिग्नेचर ज़रूरी होना चाहिए। दूसरी बात यह है कि अगर वो सिग्नेचर दस्तखत नहीं करता, अंगूठा करता होगा, उसका अंगूठा उस पर होना चाहिए। कभी ये हो सकता है कि वो किसी दूसरे को डायरेक्ट करे, दूसरे को कहे कि आप मेरे बदले इस पे दस्तखत करो, मगर वो उसकी डायरेक्शन के बाद ही होना चाहिए, वही कहना चाहिए उस पर्सन को, तभी हो सकता है। दूसरी बात जो है कि कम से कम 2 या 2 से ज़्यादा जो अटेस्टिंग विटनेस, जो इस पे जो गवाह होंगे, कम से कम 2 गवाह होने चाहिए जो उस पर्सन के सामने जिसने ये वसीयत लिखी होगी या जिसने ये वसीयत की होगी ज़मीन का, प्रॉपर्टी का, उसके सामने उन्होंने देखा होगा कि हाँ ये कर लिख रहा है, उसने उस पर अपना दस्तखत साबित किया है, उसके बाद ही वो अपना दस्तखत उस पर करे। अगर उसने पहले ही दस्तखत किया होगा वसीयत पे, फिर उस सूरत में ये होगा कि वो उस पर्सन को जो गवाह होंगे उनको कहेगा हाँ मैंने इस पर दस्तखत किए, आप करो, इस पर मतलब इसमें मेरी गारंटी है, तभी वो कर सकते हैं। उसके अलावा जो ज़रूरी है कि अब अगर कोर्ट के सामने आपको कोई वसीयत प्रूव करनी होगी, उसके लिए ज़रूरी ये है कि जो सेक्शन 68 जो है इंडियन एविडेंस एक्ट, या किसी मतलब म्यूटेशन अथॉरिटी के सामने अपनी वसीयत प्रूव करानी हो, उस वक्त जो एक कम से कम एक अटेस्टिंग विटनेस जिसने ये वसीयत पे जो गवाह रहा होगा उसको पेश किया जाना चाहिए और उसको एग्जामिन किया जाना चाहिए इसकी जेन्युइननेस के बारे में। क्या क्या कहा, किस किस चीज़ के बारे में कि आया ये जो ये विल है, इसको ये जो वसीयत है इसको इसके मालिक ने, जिसने ये वसीयत की हो, उसने इस पर दस्तखत किए हैं। दूसरी बात जो ज़रूरी है वो ये कि एट द रेलिवेंट टाइम, जिस वक्त पे ये वसीयत की गई हो उस वक्त उसकी मेंटल कंडीशन क्या थी, कहीं वो बीमार तो नहीं था, ये चीज़ें भी ज़रूरी है। दूसरी बात ये क्या कहीं उस पर फोर्स तो नहीं था, उस पर कोई किसी ने दबाव तो नहीं डाला हो। तीसरी बात जो ज़रूरी है वो ये है कि एट दैट वेरी रेलिवेंट टाइम जो है उसको उसके कंटेंट्स पता होने चाहिए, इस वसीयत में लिखा क्या गया है उसको उसकी समझ होनी चाहिए, तभी जाके इस वसीयत को हम मतलब जेन्युइन मान सकते हैं, इस पर अमल कर सकते हैं। अब अगर हम देखें जो मुस्लिम में वसीयत के बारे में जो मतलब कुछ चीज़ें हैं जिनका ख्याल रखना चाहिए, मिसाल के तौर पर जो जो वसीयत करे वो कॉम्पिटेंट पर्सन होना चाहिए, वो कोई मतलब अनसाउंड माइंड का नहीं, वो पागल नहीं होना चाहिए, वो वसीयत नहीं कर सकता है। दूसरी बात जो ज़रूरी है वो कि उसका कोई बोनाफाइड इंटेंशन, उसका कोई जायज़ मकसद हो, उसके लिए वो विल करे, वसीयत करे। तीसरी चीज़ जो ज़रूरी है कि वो लीगल हेयर्स, जिनको कुरान के मुताबिक हिस्सा मिलता होगा प्रॉपर्टी से, उनके लिए हक में वो वसीयत नहीं कर सकता है बल्कि बाकी के हक में वसीयत कर सकता है। तीसरी जो चौथी चीज़ जो ज़रूरी है कि जो मुसलमानों में वसीयत सिर्फ 1/3 तीसरे हिस्से की वसीयत कर सकता है, पूरी ज़मीन की वसीयत नहीं कर सकता। शुक्रिया, आज के लिए इतना।